सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। भारत विद्या से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण और विशिष्ट पत्रिकाएं तथा संचयिकाएं या संकलन मेरे सामने हैं। पहली पत्रिका या संकलन कृतिरक्षण नाम से है। अगस्त 2025 में इसका प्रथम खंड का दूसरा अंक यह निकला है। कृतिरक्षण राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह श्रृंखला है महत्वपूर्ण सूचनाओं की, लेखों की, शोध पत्रों की, विशेष रूप से दुर्लभ पांडुलिपियों के संबंध में जानकारी देना तथा दुर्लभ पांडुलिपियों का प्रकाशन इसके अंतर्गत होता रहा है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के भवन में कार्यरत एक संस्थान है। पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन और संग्रह के लिए इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। तदनुसार राष्ट्रीय गजट में अधिसूचना जारी करके इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त 2025 का यह अंक प्रोफेसर अनिर्बाण दास के संपादन में प्रकाशित हुआ है, जो इस समय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक हैं। 550 रुपया इसका मूल्य है। इसमें कुछ प्रकाशित और अप्रकाशित पांडुलिपियों पर सूचनाएं हैं। अभिराम मणि जो सुंदर राजकवि का अनुपलब्ध नाटक है, उस पर मेरा पहला लेख इसमें है। अनिर्बाण दास के संपादकीय के पश्चात रिकंस्ट्रक्टिंग अभिराम मणि, ए लॉस्ट संस्कृत प्ले। सुंदर राजकवि ने अपने नाट्यशास्त्र विषयक ग्रंथ में अपने अभिराम मणि नाटक के प्रचुर उद्धरण दिए हैं और यह ग्रंथ मेरे संपादन में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा ही प्रकाशित भी किया गया है, नाट्य प्रदीप। और इसमें इतने अधिक उद्धरण अभिराम मणि के सुंदर राज ने दिए हैं कि प्रत्येक अंक की कथा, वस्तु, घटनाओं, प्रसंगों का परिचय तथा कुछ संवादों का भी उद्धार इन उद्धरणों के द्वारा अभिराम मणि नाटक के किया जा सकता है। तदनुसार यह पुनः संघटना किस सीमा तक अभिराम मणि की जा सकती है, इसको लेकर यह लेख है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन एंशंट इंडिया। यह लेख है के बनर्जी अधिकारी का, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों तथा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जल संरक्षण प्राचीन भारत में किस प्रकार किया जाता रहा है, इस पर उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है। उकारा यह एक दुर्लभ ग्रंथ है, रेखागणित विषयक, एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल ज्योमेट्री, इस शीर्षक से उस पर लेख है सोमनाथ चटर्जी का। और रेयर अहोम मैन्युस्क्रिप्ट ताई अहोम पुथीज ट्रिजर्ड बाय DHAS, इस शीर्षक से लेख है संगीता चक्रवर्ती का। असम की जो पांडुलिपियां हैं उनके संबंध में दुर्लभ जानकारी इसमें है। विश्वरंजन मलिक का लेख संपूर्ण भारत में पांडुलिपियों के परिप्रेक्ष्य पर है, मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर ऑफ इंडिया एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन। और कीर्ति श्रीवास्तव का लेख है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिसास्टर डैमेज टू मैन्युस्क्रिप्ट। ये दोनों लेख पांडुलिपियों के संरक्षण के संबंध में है। यह एक
बहुत ही महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा की जा रही है कि सारे देश में जो पांडुलिपि पुस्तकालय हैं, पांडुलिपियों के संग्रहालय हैं, उनमें क्षरित होती पांडुलिपियों का बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए वे प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं और किस प्रकार से पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा सकता है, इसके उपाय भी वे करते हैं और इसके लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन वे करते हैं। एक सर्वरुत हाक का महत्वपूर्ण लेख है रिलेवेंस ऑफ पर्शियन आर्काइवल रिकॉर्ड्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। यह फारसी की जो पांडुलिपियां हैं उनके बारे में यह लेख है। ए वर्स ऑफ कुरान इस शीर्षक से सुरेश के अबरोल और जेबी सलीम बीग और अल्ताफ हुसैन, इन तीनों का यह शोध लेख है। सफ़रनामा ए लंदन इस पांडुलिपि पर लेख है मियाँ अब्दुल हमीद कुल्फ मुंशी महबूब आलम साहब का और अब्दुल राजिक साहब का। यह पूरा पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का कितना बड़ा क्षेत्र है भारतीय भाषाओं में, न केवल संस्कृत में बल्कि फारसी में, उर्दू में, भारतीय भाषाओं में, यह इससे पता चलता है। संस्कृत की दुर्लभ टीकाओं पर भी सूचना इस प्रयास से मिल रही है। तत्व चिंतामणि का सार तत्व मणिसार और उसके प्रणेता महामहोपाध्याय गोपीनाथ, इस पर भवनाथ झा का लेख है। तत्व चिंतामणि जो गंगेशोपाध्याय का न्याय का बहुमूल्य ग्रंथ है, गौरव ग्रंथ है न्याय दर्शन की परंपरा का, उसकी टीका पर यह लेख है। और टाकरी पहाड़ी लिपियों की एक श्रेणी, यह पुरा लिपि शास्त्र से संबंधित लेख है और एक ऐसी लिपि को लेकर के यह लेख है जिसको बचाना इस समय बहुत आवश्यक है। और कतिपय पांडुलिपियों का प्रकाशन कृतिरक्षण के इस अंक में किया गया है। 5 दुर्लभ पांडुलिपियां संस्कृत की इसमें प्रकाशित हैं। छोटे छोटी पुस्तकें हैं जो पहली बार प्रकाशित हो रही हैं। नागराज विरचित सरस्वती विवाद विनोद, इसको अवध किशोर चौधरी ने संपादित किया है। शारदा स्तोत्रम लक्ष्मीधर पाणिग्रही ने संपादित किया है। त्रिपुर सुंदरी पंचार मंत्रा, यह सरस्वती पंचार मंत्रम इस शीर्षक की पांडुलिपि, इसको रमावतार शर्मा ने। और लीलावती उदाहरण मनोरंजनम, इसको जो कि रामकृष्ण देव की पांडुलिपि है, उसको संघमित्रा बासु ने संपादित किया है। नागस्थापनाधिकार, इसको अनिर्बाण दास ने संपादित किया है। भारत के विविध पांडुलिपि संग्रहालयों से ये दुर्लभ पांडुलिपियां पहली बार संपादित होकर के यहाँ पर प्रकाशित की गई। प्रतिरक्षण यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है भारत विद्या के क्षेत्र में और दुर्लभ ज्ञान की धरोहर को संरक्षित करने के क्षेत्र में। सामाजिकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि समाज विज्ञान और मानविकी की पूर्व समीक्षित त्रैमासिक पत्रिका है। यह राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका संपादकीय कार्यालय गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में है, जो कि प्रयागराज में झूसी में एक राष्ट्रीय शोध संस्थान है समाज विज्ञान का। और बद्री नारायण इसके संपादक है, जो कि देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री हैं, अच्छे कवि भी हैं। बहुत ही मनोयोग से इस पत्रिका का संपादन किया जाता है और एक सुनियोजित दृष्टि संकल्प इसके पीछे है। अर्चना सिंह और रमाशंकर सिंह इस पत्रिका के सह संपादक हैं और उमा चक्रवर्ती, गणेश देवी, राधा वल्लभ त्रिपाठी, गोपाल गुरु, कृष्ण कुमार और अखिलेश इसके परामर्श मंडल में हैं। और 150 रुपया प्रत्येक अंक का दाम है। वार्षिक शुल्क 750 रुपया इस पत्रिका का है। यह पत्रिका गंभीर अन्वेषण, चिंतन, परख सामग्री को प्रस्तुत करती आ रही है और कभी कभी दुर्लभ धरोहर को भी, भारतीय चिंतन परंपराओं की
दृष्टि से प्रस्तुत करती है। ऋषभ पांडे का इसमें लेख है, जो कि युवा उत्साही अनुसंधाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल पर। और अलीगढ़ आंदोलन और हमारा दौर, इस पर मोहम्मद सज्जाद, 18वीं शताब्दी में बनारस का समाज, अपराध की प्रकृति एवं औपनिवेशिक कानून का गठन, इस पर रफ़ी उल्लाह का, और जाति संस्कृति और साहित्य, भिखारी ठाकुर की रचना नाई बहार का संदर्भ, इस पर धनंजय सिंह का लेख इसमें प्रकाशित है। और वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं से एक महत्वपूर्ण अंश यहाँ पर दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध मूर्ति का जन्म या प्रथम निर्माण, इस पर कहने की आवश्यकता नहीं कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय विद्या, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय साहित्य के कितने बड़े अनुसंधाता और चिंतक हैं। वो एक बड़े दार्शनिक भी हमारे समय के वे हैं। और उनका प्रथम बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण के विषय में यह उनकी टीप यहाँ पर संकलित की गई है। उदयन वाजपेयी के द्वारा आशीष नंदी का साक्षात्कार जो लिया गया, उसको यहाँ प्रकाशित किया गया है। आधुनिक भारत की आधारशिलाएं। आशीष नंदी हमारे समय के महत्वपूर्ण विचारक हैं और उदयन वाजपेयी जाने माने कवि और संपादक हैं। और एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में उनकी अपनी खास पहचान है। जिस मनोयोग से वे तैयारी करते हैं, जिस मनोयोग से वे साक्षात्कारकर्ता से संवाद करते हैं, और एक संवाद पुरुष के रूप में लिए गए उनके साक्षात्कार महत्वपूर्ण हैं। आशीष नंदी के साथ उनका यह साक्षात्कार पठनीय है। समीक्षाएं इस सामाजिकी के अंक में कुछ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। माधव हाड़ा ने पद्मिनी को लेकर के जो काम किया है, मीरा को लेकर और पद्मिनी को लेकर माधव हाड़ा ने वर्षों के अथक परिश्रम से कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत की है जिससे कि पूरे हमारे इतिहास की अवधारणाएं पुनः समीक्ष हो जाती हैं। और महत्वपूर्ण उनका यह अनुसंधान कार्य है इन दोनों क्षेत्रों में, मीरा और पद्मिनी, इन दोनों को लेकर के। पद्मिनी पर जो उनकी किताब है, उस पर BL भादानी ने विशद समीक्षा प्रस्तुत की है। और लोहिया के स्वप्न और हमारा समय, इस पुस्तक पर गोविंद निषाद ने समीक्षा प्रस्तुत की है। इसके साथ ही ज्योत्सना कुमारी की समीक्षा है गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम और उसकी राजनीति। इसके साथ ही JPS ओबेरॉय की श्रद्धांजलि में टिप्पणी है धर्म विज्ञान और आधुनिकता के विमर्शकार JPS ओबेरॉय, रविंद्र कुमार की यह टिप्पणी है। यह प्रत्येक अंक सामाजिकी का बहुत पठनीय हुआ करता है और यह अक्टूबर-दिसंबर 2025 का पहला अंक है। स्वागत के योग्य यह प्रयास है। एक बहुत ही अच्छा संकलन मुझे प्राप्त हुआ, जो कि रंग कर्मियों के लिए तो अनोखी दावत है। और बादल सरकार शतक विशेषांक है यह समानांतर नामा का। समानांतर रंगमंच की संस्था है इलाहाबाद में, जिसको कि आजकल प्रयागराज कहा जाता है। और रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में अनोखा योगदान समानांतर का रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है, इसके प्रयोगों की प्रकाशन भी इसके हैं। और यह अंक जो समानांतर नामा का 5वें वर्ष का चौथा अंक है, यह जो कि 2025 में प्रकाशित हुआ है, यह बादल सरकार पर केंद्रित है। अनिल रंजन भौमिक ने इसका संपादन किया है। पर बादल सरकार पर बहुत ही दुर्लभ सामग्री अनिल रंजन जी ने यहाँ संजोई है। और इसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि बादल सरकार हमारे समय के कितने बड़े रंगकर्मी हैं और पूरे भारतीय रंगमंच को उन्होंने एक नई दिशा दी है अपने अंगन रंगमंच के द्वारा। और तीसरा रंगमंच जो उन्होंने स्थापित किया है, उनका लंबा साक्षात्कार है अशोक भौमिक के द्वारा। अशोक भौमिक स्वयं एक जाने माने कला चिंतक, कला मर्मज्ञ और रंगकर्मी हैं। और समीक बंदोपाध्याय से बादल सरकार की बातचीत और
अशोक भौमिक का साक्षात्कार, ये 2 साक्षात्कार इसमें प्रकाशित हैं आरंभ में। तीसरा रंगमंच शीर्षक से 4 लेख हैं जयदेव तनेजा। तीसरा रंगमंच के अंतर्गत 4 लेख हैं जयदेव तनेजा, रणजीत साहा, अमिताभ श्रीवास्तव और वागीश कुमार सिंह के। ये चारों ही भारतीय रंगमंच और नाटक के जाने माने अध्येता हैं। इन्होंने बादल सरकार की रंग यात्रा और तीसरा नाटक और तीसरे रंगमंच की अवधारणाओं पर खुलकर के जमकर के चर्चा अपने लेखों में की है। कुछ बहुत ही अच्छे लेख जाने माने नाटककारों, बड़े फिल्म निर्देशकों के बादल सरकार को लेकर के हैं। विजय तेंदुलकर का लेख है नवाचार की तालीम शीर्षक से। श्याम बेनेगल का लेख है फिल्म प्रेमियों के लिए भी शिक्षाप्रद शीर्षक से। और गिरीश कर्नाड का लेख है कोलकाता कनेक्शन इस शीर्षक से। बादल दा के शब्द निरंतर मेरा पीछा करते रहेंगे शीर्षक से अमोल पालेकर का लेख है। अपार संभावना इस शीर्षक से मोहन आगाशे का लेख है। देवेंद्र राज अंकुर जो कि प्रख्यात निर्देशक हैं, उनका लेख है बादल सरकार त्रियामी रचनात्मकता के विविध वर्णीय पहलू। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो कि आधुनिक इतिहास के जाने माने विशेषज्ञ हैं और पत्रिका भी प्रयाग से निकालते रहे हैं, इलाहाबाद से निकालते रहे हैं इतिहास की, बहुत ही अच्छे विचारक भी रहे हैं। बादल दा की विरासत को आगे बढ़ाएं शीर्षक से उनका लेख है। और कीर्ति जैन जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की निदेशक रही हैं और रंगकर्मी हैं हमारे समय की, उनका लेख है बादल सरकार एक नई रंग भाषा की तलाश इस शीर्षक से। राकेश वेदा का लेख है स्वप्नदर्शी भविष्य दृष्टा रंगकर्मी बादल सरकार इस शीर्षक से। प्रोफेसर चित्रा सेन मजूमदार का लेख जिंदा रहना मौत से अधिक श्रेष्ठ करे इस शीर्षक से है। और राजेश कुमार जो कि नाटक और रंगमंच के अध्येता हैं, उनका लेख बादल सरकार की पॉलिटिक्स क्या है शीर्षक से है। यह तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण, दुर्लभ और विशिष्ट सामग्री बादल सरकार पर है। और श्याम बेनेगल, अमोल पालेकर, मोहन आगाशे ये भारतीय फिल्म जगत के नक्षत्र हैं। गिरीश कर्नाड जाने माने नाटककार और बड़े अभिनेता भी हैं। इन्होंने बादल सरकार को किस दृष्टि से देखा है, यह इनके लेखों में सामने आता है। और बड़े परिश्रम से अनुवाद इनके लेखों के कराए गए हैं। उत्पल बनर्जी, जयश्री पुरवार, अनीता गोपेश आदि के द्वारा अनुवादक भी बहुत अच्छे हैं। और इस नाते बादल सरकार पर इतनी सारी सामग्री एक संकलन में मैं समझता हूँ कि पहली बार आई है। और एक साथ उनके साक्षात्कार और जाने माने नाट्य रंगमंच के अध्येताओं के द्वारा उन पर विमर्श, यह भी पहली बार इस रूप में सामने आया है। परिशिष्ट है, इसमें परिशिष्टों में जो सामग्री है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 परिशिष्ट हैं, कम से कम 100 से अधिक पेजों के हैं, 100 से अधिक पृष्ठों के। उनमें बादल सरकार की दुर्लभ कविताएं हैं पहले परिशिष्ट में। दूसरे परिशिष्ट में उनकी रचना प्रक्रिया पर बातचीत है और जुलूस नाटक की रचना प्रक्रिया के संबंध में। और मैं प्रयोग, जुलूस और बादल दा शीर्षक से अनीस आजमी का लेख है। बादल सरकार के 3 नाटक हिंदी अनुवाद में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। सीढ़ी नाटक, उसका अनुवाद अनिल रंजन भौमिक ने किया है। लक्ष्मी विहीन की कथा लौखी छाड़ार पांचाली, इस नाटक का अनुवाद मीता दास ने किया है। और बीज नाटक का अनुवाद यामा सराफ ने किया है। ये नाटक भी जहाँ तक मुझे जानकारी है सहज प्राप्त नहीं होते हैं और हिंदी अनुवाद इनके प्राप्त हैं या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। ये हिंदी अनुवाद भी समानांतर नामा के द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं। चौथे परिशिष्ट में बहुत अच्छी संदर्भ सूची प्रस्तुत कर दी गई है बादल सरकार के नाटकों की, उनके मौलिक अनुदित और रूपांतरित नाटकों की, जो कि 1956 से 2003 तक प्रकाशित हुए हैं। यह बहुत अच्छा संदर्भ ग्रंथ अपने आप में समानांतर नामा का है, जो चौथा अंक है 2025 का।
भारत सरकार पर एक अच्छा विश्वकोशात्मक प्रयास यह है और संदर्भ ग्रंथ भी यह बहुत अच्छा है। दो बहुत अच्छे संकलन और हैं मेरे सामने, भारतीय विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, पठनीय है। एक तो दी ओशन ऑफ बुद्धिस्ट विजडम, यह श्रृंखला है, उसका 15वां और 16वां खंड मेरे सामने है जो इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है। इंडियन सोसाइटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज बौद्ध धर्म दर्शन के संवर्धन, संरक्षण और प्रचार के लिए महत्वपूर्ण शोध संस्था एक है, पंजीकृत सोसाइटी यह है, और उसकी ओर से दी ओशन ऑफ बुद्धिस्ट विजडम नाम से यह पुस्तक श्रृंखला प्रकाशित की जाती रही है। 15वां और 16वां खंड उसका प्रकाशित हुआ। प्रधान संपादक इस पूरी श्रृंखला के सत्यप्रकाश शर्मा हैं। प्रोफेसर सत्यप्रकाश शर्मा जाने माने संस्कृत के विद्वान, बौद्ध धर्म और दर्शन के विशेषज्ञ और पाली भाषा के अध्येता के रूप में सुपरिचित हैं, और वैद्यनाथ लाभ जो कि बौद्ध धर्म और दर्शन के विशिष्ट अधिकारी विद्वान हैं, इस समय सांची विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, कुलगुरु हैं। वे इसके मानद संपादक हैं और ललित गुप्ता इसके संपादक हैं। यह श्रृंखला, इसमें भी बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित विशिष्ट लेख हैं। 14 लेख इसमें अधिकारी विद्वानों के प्रकाशित किए गए हैं। नागार्जुनास क्रिटिक ऑफ प्रमाण, इस पर लेख है प्रमा चक्रवर्ती का। ह्यूमन बीइंग्स लाइक क्लाउड्स, यह जो वलह कुपम पुग्गल की अवधारणा है उस पर के पांडे का लेख है। के पांडे का ही दूसरा लेख भी है, द नेचर ऑफ रियलिटी एज डिपिक्टेड इन मूल पर्याय सुत्त ऑफ मध्यम निकाय, इस शीर्षक से लेख है। सीलवग्ग पर लेख है, जातकों में सीलवग्ग पर, सीलवग्ग एज डिपिक्टेड इन जातकाज, इस पर प्रकाश बरुआ का, प्रभाष बरुआ का। और अंबालिका सूद जेकब का लेख है, 5 एलिमेंट्स द एस्थेटिक स्पेस, इस शीर्षक से। अंबालिका सूद का ही दूसरा लेख है बुद्धिज्म इन ए कंपैरेटिव लाइट, मूरल्स इन द होली लैंड। यह पुरातत्व और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह लेख है। उसी प्रकार से पूनम सूरी का लेख है बुद्धिस्ट गॉडेस ऑफ मैरी फुलफिलिंग ए कल्चरल डायमेंशन इन चाइना। बौद्ध धर्म और दर्शन का क्षेत्र संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, और न केवल संस्कृत पाली अपितु सिंहली भाषा, थाई भाषा, विश्व की अनेक भाषाओं में बौद्ध धर्म और दर्शन पर सामग्री है। उस सब का अध्ययन, अन्वेषण इस संस्था के द्वारा किया जाता रहा है, जो कि इस श्रृंखला को प्रकाशित करती है। रेणुका पोरवाल का लेख है इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ कॉमन पीपुल ऑफ मथुरा विद स्पेशल रेफरेंस ऑन इंस्क्रिप्शंस। यह प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक पक्ष इस प्रकार के लेखों से उद्घाटित होते हैं। उड़ीसा के बौद्ध धर्म दर्शन की परंपरा पर लेख है केवल्य चरण पाटिल का। उमेश सी चट्टोपाध्याय का लेख है एब्जॉर्प्शन ऑफ बुद्धिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, इस शीर्षक से। एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री और नृतत्व शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया है। और रिलेवेंस ऑफ बुद्धास फिलॉसफी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन एशिया, इस शीर्षक से अश्विनी कुमार का लेख इसमें है। बुद्ध द सनंग इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज एन ओवरव्यू, यह बौद्ध धर्म और दर्शन जिन देशों में प्रचलित है उनके संविधान में बौद्ध धर्म और दर्शन किस प्रकार से प्रतिबिंबित हुआ है,
इसको विषय बनाकर के यह लेख लिखा गया है। दीपांकर सलुई का लेख है रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत इस विषय पर, और संजय परिक्राव का लेख है द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन हेरिटेज साइट्स ए केस स्टडी ऑफ अजंता केव्स। अंतिम लेख ओइड्रिला घोसाल का है कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट यूजीन बर्नूव टू इंडियन बुद्धिज्म। बर्नूव फ्रांस के जाने माने संस्कृतज्ञ और भारतविद हैं, मैक्स मुलर के गुरु रहे हैं। उन पर यह महत्वपूर्ण अनुसंधान लेख घोसाल ने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म और दर्शन विशेष रूप से तथा सामान्य रूप से भारत विद्या में रुचि रखने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण संग्रह है। एक और संकलन विविध लेखों का यह राजभाषा विभाग भारत सरकार, जो कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसकी भारतीय राजभाषाएं और राजभाषा हिंदी, यह जो पत्रिका है उसका यह अनुवाद के आयाम शीर्षक से संकलन प्रकाशित किया गया है। अंशुली आर्य ने इसकी संकल्पना की है। मीनाक्षी जोली का मार्गदर्शन है। रघुवीर शर्मा इसके संपादक हैं, जो कि उपनिदेशक हैं राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार में, और भावना सक्सेना इसकी सहायक निदेशक हैं। विमलेश कांति वर्मा, जो कि भाषा शास्त्र के जाने माने अध्येता हैं, आचार्य हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लब्ध प्रतिष्ठ भाषा वैज्ञानिक हैं, वे इसके परामर्शदाता हैं। इस अंक में या इस पुस्तक में, जो कि 2025 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है, भारतीय भाषाओं में अनुवाद की समस्याओं और भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद हो रहे हैं उन पर महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण लेख है, और अनुवाद विज्ञान और अनुवाद की संकल्पनाएं, अनुवाद की तकनीकें, उन पर भी सामग्री यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। विमलेश कांति वर्मा का ही पहला लेख है भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद का सेतु इस शीर्षक से। रीता रानी पालीवाल जानी मानी विदुषी हैं, हिंदी भाषा की आचार्य रही हैं, और नाटक और रंगमंच पर उनका कार्य है, विविध क्षेत्रों में उनका कार्य है। अनुवाद के आयाम, स्वरूप और परिदृश्य इस शीर्षक से उनका लेख है। संतोष अलेक्स का लेख अनुवाद और बहुभाषिकता इस शीर्षक से। अनेक लेख भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवादों को लेकर हैं। कितने अनुवाद अभी तक किन किन भाषाओं में कहाँ तक हुए हैं, इसका लेखा जोखा भी इन लेखों में प्रस्तुत किया गया है। और कतिपय लेख महत्वपूर्ण साहित्यकारों के हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के अनुवादों के बारे में जानकारी दी है। उर्दू से हिंदी अनुवाद के मेरे अनुभव इस शीर्षक से जानकी प्रसाद शर्मा का लेख है, जो कि उर्दू साहित्य, फारसी साहित्य के जाने माने अध्येता और अच्छे समीक्षक हैं। और अनुवाद में रचनात्मकता की चुनौतियों पर भी कुछ लेखों में विचार किया गया है। मीनाक्षी जोशी का लेख है काव्यानुवाद की चुनौतियाँ हिंदी से गुजराती को लेकर के। विजय पंड्या, जिन्होंने कि वाल्मीकि रामायण का गुजराती में अनुवाद किया है, उनका लेख है वाल्मीकि रामायण का अनुवाद, संस्कृति महानद का अजस्र प्रवाह इस शीर्षक से। और हिंदी डोगरी से अनुवाद की चुनौतियों पर लेख है सरोज बाला का। पी राजरत्नम का लेख है हिंदी से तमिल और तमिल से हिंदी अनुवादों की समस्याओं को लेकर के। और संस्कृत से हिंदी अनुवाद जितने हुए हैं, संस्कृत में अनुवाद जो हुए हैं, हिंदी साहित्य से संस्कृत में अनुवाद, इस पर मेरा लेख है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी परस्पर जो अनुवाद हुए हैं, मैथिली में अनुवाद इसको लेकर के देवीशंकर नवीन का, मैथिली अनुवादों पर ही शुभंकर मिश्र का और नाजीर हेम्ब्रस का लेख यहाँ पर है। और जगदीश राय कुलरिया ने अपने अनुवाद कार्यों पर लेख प्रस्तुत किया है। गीतांजलि से अनुवाद संबंधी समस्याओं को लेकर के देवेंद्र कुमार देवेश ने लेख प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर के अनुवाद विज्ञान और
भारत में अनुवाद के परिदृश्य में रुचि रखने वालों के लिए यह उपादेय संकलन है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा मैं आज की समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।